आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज हम करने वाले हैं द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। तो देखिए, वैसे भी इस्लाम के अंदर बहुत सारे टाइप बताए गए हैं तलाक के, लेकिन उसके बावजूद भी एक कानून बनाया गया 1939 में जो रिलेटेड है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस। तो आज इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, आखिर इस कानून को क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी, जबकि मुस्लिम लॉ में बताया गया है कि किस तरीके से मैरिज को डिसोल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। टोटल सेक्शन है 6। फर्स्ट सेक्शन रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सेकंड सेक्शन है ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस एक्ट का। देन थर्ड वन इज नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन हियर्स ऑफ द हस्बैंड व्हेन द हस्बैंड्स whereabouts are not known. And the fourth one is effect of conversion to another faith. And the fifth one is rights to dower not to be affected. And sixth one is repealed. जो important है वो है section 2, then section 4. Preamble. An act to consolidate and clarify provisions of Muslim law relating to the suits for dissolution of marriage by women married under Muslim law and to remove doubts as to the effect of renunciation of Islam by a married Muslim woman on her marriage tie. देखिए, प्रियम्बल इस चीज को क्लियर करता है कि ये एक्ट किन पर्टिकुलर चीजों को डील करता है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ, कि कोई भी महिला मुस्लिम लॉ के अंडर मैरिज करती है, अगर वो मैरिज को डिसोल्व कराना चाहे तो किन किन सर्कमस्टांसिस में डिसोल्व करा सकती है। सबसे पहली चीज ये क्लैरिफाई करता है ये एक्ट, और इस चीज को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया है कि किन किन सर्कमस्टांसिस में जो महिला है वो भी डिसोल्व करा सकती है मैरिज को। सेकंड वन इज टू रिमूव डाउट्स एज टू इफेक्ट ऑफ द रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय अ मैरिड मुस्लिम वुमेन ऑन हर मैरिज टाई, कि एक मुस्लिम महिला इस्लाम को छोड़ दे और उसने मैरिज की है एज पर द मुस्लिम लॉ, तो उस चीज का क्या इफेक्ट होगा मैरिज के ऊपर, कि उसने इस्लाम छोड़ दिया तब उसका क्या इफेक्ट होगा मैरिज के ऊपर। तो इन दो पर्टिकुलर चीजों को डील करता है ये एक्ट अपना। सो वेयर एज इट इज एक्सपेंडिएट, क्योंकि इस चीज पर कानून बनाना जरूरी है, टू कंसोलिडेट एंड क्लैरिफाई, मतलब एक जगह पे कानून को इकट्ठा किया गया है, देन दूसरा उस चीज पर स्पष्टीकरण दिया गया है। द प्रोविजन ऑफ द मुस्लिम लॉ रिलेटिंग टू द सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ वुमेन मैरिड अंडर द मुस्लिम लॉ and to remove doubts as to the effect of renunciation of Islam by a married Muslim woman on her marriage tie. तो इसमें पर्टिकुलरली दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन 2 और एक सेक्शन 4। जो 2 सेक्शन है वो डील करता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि किन किन सर्कमस्टांसिस में एक महिला तलाक ले सकती है, मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। दूसरा जो 4 नंबर सेक्शन है वो डील करता है कि अगर वो इस्लाम को छोड़ दे तो उस चीज का क्या इफेक्ट होगा मैरिज के ऊपर। Section 1 short title and extent. This act may be called the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 and it extends to the whole of India. पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। Second section है grounds for decree of or dissolution of marriage. A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds, namely कि कब एक मुस्लिम महिला अपनी मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी महिला जो मैरिज करती है एज पर द मुस्लिम लॉ, तो अगर वो महिला मैरिज को डिसोल्व कराना चाहती है तो इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे वो अपनी मैरिज को डिसोल्व करा सकती है, उसके पास ये अधिकार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर इस कानून को बनाने की जरूरत क्या थी जब इस्लाम के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप बताए गए हैं मैरिज को डिसोल्व करने की, जैसे कि तलाक सुन्नत में आ हसन और हसन आता है, देन तलाक बिद्दत जिसे ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं, देन इला, जीहर, तलाक तफवीद, कुला, मुबारत, लियान, फस्क, 9 टाइप बताए गए हैं मैरिज को डिसोल्व करने के। लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर एक्ट को क्यों बनाया गया, क्वेश्चन ये है। तो देखिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर टाइप तो बताए गए हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मैरिज को डिसोल्व करा सके।
अगर हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं तो हम बात करते हैं तलाक तफवीद की। लेकिन तलाक तफवीद में क्या है कि हस्बैंड जो है वो डेलीगेट करता है राइट को। अगर हस्बैंड डेलीगेट करेगा तो वाइफ के पास राइट जाएगा, अदरवाइज उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो मैरिज को डिसोल्व करा सके। देन हम बात करते हैं खुला की। अगर वो महिला खुला के लिए जाती है तो उसे अपना महर भी छोड़ना पड़ता है। कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मुस्लिम महिलाएं बोलती हैं कि इस्लाम के अंदर तो महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में रखने के लिए कहा गया है, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है मैरिज के अंदर और वो तलाक लेना चाहें तो उन्हें बहुत सारे सर्कमस्टांसिस को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमारे पास एक कानून है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित है मैरिज में, वो भी क्या कर सकती हैं, तलाक ले सकती हैं। तो फर्स्ट वन है दैट द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैज नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, कि हस्बैंड का पता ही नहीं 4 साल तक कि वो कहाँ है, तो मैरिज डिसोल्व करा सकती है महिला। सेकेंड वन इज दैट द हस्बैंड हैज निग्लेक्टेड और फेल्ड टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, कि हस्बैंड 2 साल तक उसे मेंटेनेंस ही प्रोवाइड नहीं करता, देन वो मैरिज को डिसोल्व करा सकती है महिला। दैट द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स, कि जो आदमी है उसे 7 साल की सजा हो चुकी है या 7 साल या 7 साल से ज्यादा, तो महिला के पास अधिकार है, वो मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। देन उसके बाद है दैट द हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कोज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इसमें बात की गई है हस्बैंड फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कोज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, कि 3 साल तक वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करता। अगर हस्बैंड ने बिना किसी रीजनेबल कोज के अपनी मैरिज के फर्ज नहीं अदा किए, जैसे कि पत्नी का ख्याल रखना, उसका गुजर बसर करना, उसको उसके साथ रहना, उसे इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट देना, अगर वो 3 साल तक ऐसा नहीं करता है तो वाइफ के पास राइट है, वो मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। देन फिफ्थ वन इज द हस्बैंड वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पर्सन फिजिकली इनएबल टू इंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब फिजिकली इनकेपेबल ऑफ कंज्यूमेटिंग द मैरिज। अगर वो इम्पोर्टेंट है शादी के समय से और अब तक वो इम्पोर्टेंसी जो है वो क्योर नहीं हुई है, तो वाइफ के पास राइट है कि वो मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। Sixth one is that the husband has been insane for a period of 2 years and is suffering from the virulent and vulnerable disease। मतलब इंसेन का मतलब होता है कि वो मेंटली इल है, मतलब कि वो मेंटली अनसाउंड है, फॉर अ 2 years एंड इज सफरिंग फ्रॉम, और वो सफर कर रहा है किसी वर्युलेंट वनरेबल डिजीज से। विरुलेंट का मतलब होता है हाईली इन्फेक्शियस और डेंजरस डिजीज, एंड वनरेबल डिजीज का मतलब होता है कि जो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होती है बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, जैसे कि HIV एड्स। तो वाइफ के पास अधिकार है कि वो मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। एंड द सेवेंथ वन इज दैट शी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय हर फादर और अदर गार्जियन, कि उसकी मैरिज करा दी गई है उसके फादर के द्वारा या फिर उसके गार्जियंस के द्वारा। शी अटेन द एज ऑफ 15 years, जब उसने 15 साल की एज भी अटेन नहीं करी थी, 15 साल की भी नहीं हुई थी, उससे पहले उसकी मैरिज करा दी, तो वहां पर उस लड़की के पास अधिकार आता है कि वो मैरिज को रिप्यूडिएट कर सकती है। रिप्यूडिएटेड द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years, और 18 साल के होने से पहले वो उस मैरिज को क्या करती है, रिप्यूडिएट करती है, मतलब कि उस मैरिज को मानने से मना कर देती है। प्रोवाइडेड दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर चीज है, वो ये है कि मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं होनी चाहिए अगर वो उस मैरिज को रिप्यूडिएट करती है तो एज पर द सेक्शन 2 ये कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं, और भी ग्राउंड्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो 7 ग्राउंड्स हैं वो ये हैं। जब हस्बैंड का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या है, 4 साल। कितने समय के लिए वो नेग्लेक्ट करता है, मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करता है, 2 साल, तो उसके पास अधिकार है महिला के पास, वो मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। इम्प्रिजनमेंट कितनी हो, 7 साल या उससे ज्यादा, और हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कोज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इंपॉर्टेंट है हस्बैंड मैरिज के समय और कॉन्टिन्यूस टू बी, वो क्योर नहीं होती है इम्पोर्टेंसी।
हस्बैंड जो है वो इंसेन है फॉर द 2 years और सफरिंग फ्रॉम अ वायलेंट वर्नरेबल डिजीज। या फिर जो लड़की है उसकी मैरिज करवा दी गई है उसके फादर या गार्जियन के द्वारा जब वो 15 साल की भी नहीं थी, उसने 15 साल की उम्र अटेन नहीं की थी, उससे पहले उसकी मैरिज करा दी जाती है और वो लड़की 18 साल की होने तक, मतलब 18 साल की होने से पहले क्या करती है, उस मैरिज को रिप्यूडिएट करती है, उसको मानने से मना कर देती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर ईयर्स दिए गए हैं ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में यही पूछे जाते हैं। ग्राउंड 8 दैट द हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रुएलिटी, कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्रुएलिटी करता है। अब देखिए, हैबिचुअली असोल्ट हर और मेक्स हर लाइफ मिजरेबल बाय क्रुएलिटी ऑफ कंडक्ट, इवन सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट। या हैबिचुअली असोल्ट का मतलब यह है कि उसके साथ बार बार मारपीट करता है, या फिर मारपीट नहीं करता, उसे मेंटली टॉर्चर करता है, उसे गालियां देता है, उसे बुरा भला बोलता है, तो वाइफ के पास राइट है कि मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। एसोसिएट विद वुमेन्स ऑफ ईवल रेप्यूट, ईवल रेप्यूट का मतलब ये है कि ऐसी महिलाओं के साथ वो इंगेज होता है जिनकी समाज में बुरी छवि है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स, और लीड्स एन इनफेमस लाइफ, मतलब कि ऐसा कोई एक्टिविटी करता है जो समाज के अंदर अनएक्सेप्टेबल है, या फिर वो क्रिमिनल है, या फिर कोई अलग से गलत काम करता है, तो वाइफ के पास राइट है कि मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर लीड एन इमोरल लाइफ, या फिर अपनी वाइफ को बोलता है, उसे फोर्स करता है कि वो कुछ गलत एक्टिविटी करे, तो इसलिए वाइफ के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। डिस्पोज ऑफ हर प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, महिला की जो प्रॉपर्टी है उसे वो डिस्पोज ऑफ कर दे, जैसे कि अगर महिला की कोई ज्वेलरी है उसे वो बेच दे, तो महिला के पास अधिकार है कि वो उससे तलाक ले ले। और प्रिवेंट हर एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट ओवर इट, या फिर उसे प्रिवेंट करे या उसकी प्रॉपर्टी को बेच दे। प्रिवेंट का मतलब यह है कि उस महिला को अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने से वो रोके, कंट्रोल करे, तो महिला के पास अधिकार है कि वो तलाक ले सकती है। ऑब्स्ट्रक्ट हर इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिस, मतलब कि उसे रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने से वो रोके। इफ ही हैज मोर वाइफ्स देन वन डज नॉट ट्रीट हर इक्विटेबली इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ द कुरान, या फिर उसकी एक से ज्यादा वाइफ है, जैसे कि अगर उसकी 4 पत्नियां हैं और उन चारों में से वो किसी एक को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो उस एक के पास अधिकार है कि वो तलाक ले सकती है। नाइन्थ ग्राउंड, on any other ground which is recognized as valid for the dissolution of marriages under the Muslim law, या फिर कोई भी दूसरा ग्राउंड जो मुस्लिम लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, वैलिड है, तो महिला उस ग्राउंड के ऊपर भी अपनी मैरिज को डिसोल्व करा सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो डिक्री शैल बी पास्ड ऑन ग्राउंड 3 until the sentence has become final। सेक्शन 2 क्लोज 3 के अंदर बताया गया है कि हस्बैंड को 7 साल की उससे ज्यादा सजा होती है तो वाइफ के पास अधिकार है कि वो मैरिज को डिसोल्व करा सकती है, लेकिन ये सजा फाइनल होनी चाहिए। अगर फाइनल नहीं हुई है तो कोई डिग्री पास नहीं होगी इस ग्राउंड पर। देन अ डिग्री पास्ड ऑन ग्राउंड 1 शैल नॉट टेक इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखिए, ग्राउंड 1 बोलता है, सेक्शन 2 क्लोज 1 ग्राउंड रिलेटेड है कि अगर हस्बैंड का पता ही नहीं कि वो 4 साल तक कहाँ है, तो वाइफ के पास अधिकार है कि वो तलाक ले सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ने कोई डिग्री ऐसी पास कर दी इस ग्राउंड पर तो 6 महीने तक इफेक्ट में नहीं आएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री इफ द हस्बैंड अपीयर्स, मतलब कि हस्बैंड कहीं से अपीयर हो जाए, कहीं से आ जाए एकदम, either in person or through an unauthorized agent within that period and satisfies the court that he is prepared to perform his conjugal duties, कि वो अपने सारे marital obligation perform करेगा, then the court shall set aside the said decree। Before passing a decree on ground 5, the court shall, on application by the husband, make an order requiring the husband to satisfy the court within a period of 1 year from the date of such order that he has ceased to be important, and if the husband satisfy the court within such period no decree shall be passed on the said ground। मतलब कि सेक्शन 2 क्लोज 5 के अंदर बताया गया है कि हस्बैंड अगर इंपॉर्टेंट है तो वाइफ के पास राइट है कि वो मैरिज को डिसोल्व करा सकती है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर करेगा हस्बैंड को टू सेटिस्फाई द कोर्ट, कि कोर्ट को सेटिस्फाई करे विद इन 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर ये प्रूव करे कि जो इंपोर्टेंसी है वो क्योर हो चुकी है। देन हस्बैंड जो है अगर कोर्ट को विद इन द टाइम पीरियड सेटिस्फाई कर देता है तो कोई डिग्री पास नहीं होगी इस ग्राउंड के ऊपर।
सेक्शन 2 के अंदर 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं कि कब एक महिला अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। सेक्शन 3, नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन हियर्स ऑफ द हस्बैंड व्हेन द हस्बैंड्स वेयरअबाउट्स आर नॉट नोन इन अ सूट टू विच क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाई। सेक्शन 2 क्लोज 1 में ये बताया गया है कि हस्बैंड का अगर पता ही नहीं 4 साल तक, तो वाइफ के पास राइट है कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। तो यहाँ पर सेक्शन 3 में बोला गया है कि अगर हस्बैंड का पता ही नहीं है कि वो हस्बैंड कहाँ है, तो उसके जो लीगल हियर्स होंगे उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। तो देखिए क्लोज ए में बताया गया द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स हु वुड हैव बीन द हियर्स ऑफ द हस्बैंड अंडर मुस्लिम लॉ इफ ही हैड डाइड ऑन द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट शैल बी स्टेटेड इन द प्लेंट। इसका मतलब ये है कि कोर्ट केस में उन लोगों के नाम पते लिखने होंगे जो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती और उसकी विरासत के वारिस होते, तो उनको पार्टी बनाया जाएगा, उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस ऑफ सच सूट शैल बी सर्व्ड ऑन सच पर्सन्स। सच पर्सन शैल हैव द राइट टू बी हियर्ड इन द सूट, कि उस सूट के अंदर उनको सुना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट पैटर्नल अंकल एंड ब्रदर ऑफ द हस्बैंड इफ एनी, कि हस्बैंड के अगर कोई अंकल है, मतलब उसका कोई चाचा या भाई है, शैल बी साइटेड इन द पार्टी इवन इफ ही और दे आर नॉट हियर्स। अंकल और भाई जो है वो भले ही उसके वारिस ना हो, लेकिन फिर भी उनको पार्टी बनाना जरूरी है अगर उसका कोई भाई अंकल है तो। Section 4, effect of conversion to another faith. The renunciation of Islam by a married Muslim woman on her conversion to a faith other than Islam shall not by itself operate to dissolve her marriage. अगर कोई मैरिड मुस्लिम महिला इस्लाम को छोड़ देती है, किसी दूसरे फेथ को में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि कोई दूसरा जो धर्म है उसको अपना ले, जैसे कि हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जूडिज्म है, जैनिज्म है, कोई भी दूसरा धर्म जो उसे अपना ले और इस्लाम को छोड़ दे, तो उस कंडीशन में उसकी मैरिज जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं डिसॉल्व होती। shall not by itself operate to dissolve her marriage, provided that after such renunciation or conversion, the women shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any of the grounds mentioned in section 2. सेक्शन 2 के अंदर जो भी ग्राउंड मेंशन किए गए हैं, उन ग्राउंड्स के ऊपर उस महिला के पास अधिकार होगा कि वो ऑब्टेन कर सकती है डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। हमने जब सेक्शन 2 को पढ़ा तो उसमें पहले ही लिख दिया था और प्रियम्बल में भी लिखा हुआ था कि मैरिड अंडर द मुस्लिम लॉ, जिस महिला ने मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज करी है उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। अगर उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट भी कर लिया, उसके बावजूद भी उसकी मैरिज कैसे हुई थी, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हुई थी, जो मुस्लिम लॉ है उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। तो सेक्शन 2 के अंदर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनके अंतर्गत उसके पास अधिकार होगा कि वो मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। Provided further that the provision of this section shall not be applied to a woman converted to Islam from such other faith who re-embarrasses her former faith, मतलब कि उसने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, बाद में फिर से दोबारा से अपने पुराने फेथ में चली गई, तो उसके ऊपर इस एक्ट का कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। Section 5, right to dower not to be affected. Nothing contained in this act shall affect any right which a married woman may have under Muslim law to her dower or any part thereof on the dissolution of her marriage. इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम महिला अगर डाइवोर्स लेती है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराती है, तो जो उसको डावर का अधिकार है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता। इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी महिला अगर तलाक लेगी तो उसे अपने डावर के अधिकार को छोड़ना पड़ेगा। अगर हस्बैंड उसको डाइवोर्स देगा तो उसको डावर मिलेगा, लेकिन अगर महिला डिमांड करेगी या फिर मैरिज को डिसॉल्व कराएगी तो उसे अपना अधिकार छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर कोई भी महिला जिसकी मैरिज मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हुई है, तो अगर वो अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट के अकॉर्डिंग डाइवोर्स लेती है, अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराती है, तो जो उसका अधिकार है डावर का वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, उसे उसका डावर मिलेगा। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी राइट विच अ मैरिड वुमेन मे हैव अंडर मुस्लिम लॉ टू हर डावर और एनी पार्ट देयरऑफ ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। सेक्शन 6 जो है वो रिपील हो चुका है। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।